नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संविधान का राजनीतिक दर्शन। विद्यार्थियों, संविधान का राजनीतिक दर्शन, इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या क्या हैं। इन सभी पर हम आज दृष्टि डालेंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले के 2 वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको देखिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से आपको ही समझ में आएगा। विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं कि इस दर्शन को एक शब्द में बताना बहुत ही कठिन होता है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है। कहने का मतलब है कि हमारा संविधान जो है किसी भी प्रकार से एक शीर्षक के आधार पर नहीं उसको आंका जा सकता कि सिर्फ एक ही दर्शन पर आधारित है। यहाँ हमारे संविधान में बहुत सारे दर्शन इसमें समाहित हैं। विद्यार्थियों, हमने पहले वीडियो में भी हमने दर्शन के बारे में चर्चा की थी कि दर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या विषय आते हैं, दर्शन कैसे बनता है। तो दर्शन के अंतर्गत विद्यार्थियों मूल्य का और नैतिकता का समावेश होता है, तभी हम उसे दर्शन कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम बात करते हैं भारत के संविधान के दर्शन की। इसके अंतर्गत संविधान के दर्शन में उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्य, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार भी, वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक एवं एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान, यह सभी बातें जो हैं संविधान में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के साथ ये प्रतिबद्ध है। इन सभी दर्शनों का हम उल्लेख करेंगे। विद्यार्थियों, संक्षेप में इस संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध होता है और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है, वह संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, हमने इस दर्शन के अंतर्गत जो बात करनी है, इन सभी विचारधाराओं को हमने लेकर चलना है, साथ में इन सभी मूल्यों को भी लेकर के चलना है, इन नैतिकताओं को लेकर के भी चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बुनियाद है हमारे संविधान की, वो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका। जो भी हम बात करेंगे, जो भी इस दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे, वह जो दर्शन होगा वह कैसा होगा? शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ही होगा। और इसी को हम अपने जहन में लाने का भी हम प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इस कार्टून में देखिए क्या व्यंग किया गया है। यह कठिन है, हमें सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संविधान का दर्शन क्या है, क्यों हम इतनी सारी बातों को घुमा फिरा करके कहते हैं। इसमें यही बताया गया है विद्यार्थियों, व्यंग किया गया है। यदि यह दर्शन ऐसे छुपा हुआ रहेगा तो आम नागरिक इसे कैसे समझेगा। इसमें यही व्यंग किया गया है इस कार्टून के माध्यम से कि हमें सीधे सीधे संविधान का दर्शन क्यों नहीं बता दिया गया, क्यों इतना इसे घुमा फिरा करके इसे समझाने का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है और एम्पायर कौन है? लोकतंत्र है। तो विद्यार्थियों, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, नेता हैं और एम्पायर भी यहाँ पर है और बहुत सारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं। और इसमें यह बात बताने जाकर विचार की बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का, यानी सभी जो है, कोई बैट से खेल रहा है, बॉल फेंक रहा है, फील्डिंग कर रहा है, ये सभी जो बातें इसमें जो चित्र में दिखाया गया है, चित्रांकन किया गया है, उसे यही बात पता चलती है कि हर एक व्यक्ति को सब कुछ करने का, यानी अपने विचारों को प्रकट करने का पूरा अधिकार है। और उसका एम्पायर कौन है? लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमें छूट देता है अपने विचारों को प्रेजेंट करने की, अभिव्यक्त करने की। अच्छा, सबसे पहले बात हम करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की, कि हमारे संविधान के जो राजनीतिक दर्शन है उसमें सबसे पहले बात आती है व्यक्ति की स्वतंत्रता की। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात यह है विद्यार्थियों कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आती। मतलब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, हम
चुपचाप बैठ करके हम इस चीज को हम नहीं ला सकते कि हाँ भाई व्यक्ति स्वतंत्र है। हम ऐसा सोच करके कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हमें उसके प्रति भी प्रतिबद्ध होना होगा, हमें वैसे कार्य भी करने होंगे कि हम समझें कि हाँ व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है। ये प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आजादी की काट-छांट का विरोध भी किया था कि प्रेस की आजादी की काट-छांट का विरोध, कि प्रेस की आजादी में किसी भी प्रकार से सेंसरशिप नहीं लगाई जाए। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए आवश्यक है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करे। मतलब राम मोहन राय ने जब प्रेस की आजादी पर काट-छांट लगाई जा रही थी, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, राज्य के लिए ये आवश्यक होगा कि प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करी जाए, जिससे कि वह सब कुछ प्रशासन के बारे में, व्यवस्था के बारे में अपने विचारों को प्रकट कर सके। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी की मांग निरंतर उठाते रहे और आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग बन चुकी है। शायद यही परिणाम रहे विद्यार्थियों कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो इस प्रकार के विरोध जो होते रहे और जिन बातों के लिए हमने विरोध किया और जिन विचारों को हम चाह रहे थे, वही विचार हमने हमारे संविधान में भी अभिव्यक्त किए, यानी स्थापित किए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का भी एक महत्वपूर्ण अंग इन्हीं कारणों से बन गया। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा भी है। आपको विद्यार्थियों याद होगा रॉलेट एक्ट के बारे में कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट के माध्यम से मनमानी गिरफ्तारियां की जा रही थी, किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें बंदी बनाया जा रहा था। तो जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके विरुद्ध जब कार्यवाही की गई, इसके विरुद्ध जब आंदोलन किए गए, जमकर लोहा लिया गया, तो क्या स्थिति पैदा हुई कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि व्यक्ति स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा बन गया, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है इसलिए उसको बिना किसी कारण के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। तो भारत के संविधान का चरित्र किस प्रकार का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, एक उदारवादी बुनियाद को लिए हुए है कि हमारा संविधान एक ऐसा उदारवादी विचारधारा को लिए हुए है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार से उसको प्रतिबंधित या मनमानी रूप से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम यह भी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भी उसको उनके जीवन का अधिकार उन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकालीन परिस्थितियों में भी नहीं हटाया जा सकता। यहाँ इस बात को भी हम याद कर सकते हैं विद्यार्थियों कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा होती रही थी। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ये सभी चीजें व्यक्ति स्वतंत्रता पर आधारित थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए इतना नैतिकतापूर्ण, मॉरलिटी लिए हुए है, इतना वैल्यूएबल है कि वह हमारे लिए हमारे संविधान में भी महत्वपूर्ण बना रहा और साथ में जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर प्रस्ताव में, योजना में, विधेयक में, रिपोर्ट में, हर संभव परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च रखा गया। अर्थात इससे क्या विदित होता है, इससे यह विदित होता है विद्यार्थियों कि हमारे संविधान में उदारवादी तत्व भी जो है वो बुनियादी रूप से प्रविष्ट हो चुके थे स्वतंत्रता के समय से ही।
अब विद्यार्थियों, व्यक्ति की स्वतंत्रता को हमने समझा। अब दूसरी बात आती है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से विद्यार्थियों हम भली भांति परिचित हैं। हमने मौलिक अधिकार वाले अध्याय में भी सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था। सामाजिक न्याय एक ऐसा न्याय होता है जिसमें समाज में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन का निर्वाह करें, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो इन्हीं सभी चीजों को हमने लेकर के हमने संविधान में भी इसे समाहित किया। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। कहने का मतलब है उदारवादी कहा जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हमने यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा को हमने अपना लिया है, यानी यूरोपीय परंपरा को हमने अपना लिया इसलिए उदारवादी है। उदारवादी किन कारणों से है? राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। हम दूसरी किताब जब पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे दूसरी किताब, उसमें उदारवाद को बहुत अच्छी तरह से समझने का भी और प्रयास करेंगे, जिसमें हमने शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह दी है, यानी उसको महत्ता दी है। कहने का मतलब ये है कि परंपरागत उदारवाद में और सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन में सबसे ऊपर क्या है? व्यक्ति ही सर्वोपरि होता है। व्यक्ति सर्वोपरि है तो व्यक्ति ही रहेगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात तो यह विद्यार्थियों कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। मंडल आयोग के माध्यम से हमने मंडल आयोग भी पढ़ा था और संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं होगा। मात्र समता देना, समता का अधिकार देना ही सर्वोच्च नहीं होगा। इसके लिए हमें सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देना होगा। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की आवश्यकता होगी और इस कारण विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय भी किए। इसका एक उदाहरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विधायकों में सीटों का भी आरक्षण किया गया। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना भी संभव हो पाया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमने सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनको भी सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उनको समता के साथ साथ सामाजिक न्याय भी प्रदान किया गया। सबसे अच्छी बात यह है हमारे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्तिक स्वतंत्रता का अंश है? जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और सार्वजनिक स्थलों पर बराबरी की पहुंच। तो व्यक्तिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार सभी को होने चाहिए और सार्वजनिक स्थलों पर बराबरी की पहुंच सभी को बराबर हिस्सेदारी सार्वजनिक स्थलों पर होनी चाहिए। अब बात आती है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। मतलब इसमें हमने क्या बताना है कि विविधता, हमारा देश जो है कितना विविधतापूर्ण है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का किस प्रकार से सम्मान करता है। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। मतलब उदारवाद के अंदर क्या आता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है तो हर समुदाय के व्यक्ति के जीवन मूल्य जो है सबसे ऊपर रहेंगे, है ना, सर्वोपरि रहेंगे। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। मतलब हर संविधान, भारतीय संविधान जो है वो समुदायों के, कम्युनिटीज के बीच में सबको क्या करेगा? अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, तो सभी को बराबर के रिश्ते बनाने का प्रयास करेगा। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था विद्यार्थियों ये सब करना। क्यों? क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता था, क्योंकि हमारी जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, वहां पे ऊंच नीच या छुआछूत की जो बात है वो बहुत अधिक गहराई तक पकड़े हुई थी। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच
का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देख सकते हैं। अर्थात जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं, संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिबद्धता की मौजूद स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता और न ही वांछनीय। इसका कारण यही नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य और रीति रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है, इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों की भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है और प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान में धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। देखो विद्यार्थियों, कहने की बात क्या है कि इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि विविधता अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। भारत जो है विविधता प्रधान देश है, सभी को पता है। बहुत सी विविधता है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। हर तरह की विविधताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है जाति के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक समुदाय के जीवन मूल्य दूसरे समुदाय के जीवन मूल्यों के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी हर समुदाय हमारे संविधान के अंतर्गत बराबर अधिकार लिए हुए है, बराबर उसकी अहमियत बनी हुई है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष तौर पर उनकी संस्कृति को बनाए रखना, उनकी भाषा को बनाए रखना, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं था। जिस प्रकार से हम यूरोपीय संस्कृति को देख सकते हैं, हमारे वहां जितना आसान था, यहाँ हमारे लिए उदारवादी भारतीय संविधान की उदारवादी बुनियाद होने के बावजूद भी हमारे लिए ये बहुत आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था विद्यार्थियों? क्योंकि हमारा संविधान जो है हमारा जो समाज है वो बहुत सारी रीति रिवाजों, प्राचीन परंपरागत रीति रिवाजों और बंधनों से बंधा हुआ है। हर एक समुदाय का अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने हम यहाँ कहें कि उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो मूल्य हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनसे बंधा हुआ है, उनसे प्रतिबद्ध है। इसलिए अपनी इस प्रतिबद्धता को तोड़ने के लिए वह बिल्कुल भी रजामंद नहीं हो सकता। इसीलिए विद्यार्थियों, इस अल्पसंख्यक समुदाय को पूरे समाज के अंतर्गत अपना एक पृथक सांस्कृतिक समुदाय बनाने का, अपने भाषा को, अपने धार्मिक समुदाय को संरक्षित रखने का उसे एक अधिकार भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारे संविधान ने इस विविधतापूर्ण लिए हुए समाज को अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकार को सम्मान प्रदान किया, पूरे हक से उन्हें सम्मान प्रदान किया। तो के.एम. पानिकर हैं, वो क्या कहते हैं, भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। कौन सी दो धाराएं हैं? पहली धारा की शुरुआत राम मोहन राय ने की और उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकारों पर उन्हें बहुत जोर दिया। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद और के.सी. सेन, जस्टिस रनाडे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया कि पुरातन हिंदू धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से इस विविधतापूर्ण समाज में सभी को न्याय प्राप्त हो सके। विवेकानंद ने
के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बुनियादी रूप से किस प्रकार का है, उदारवादी है, व्यक्ति स्वतंत्र है। तो व्यक्ति स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे किसी भी धर्म जाति भाषा संस्कृति का हो, वह स्वतंत्र है। तो इसी भावना के आधार पर ही उन्होंने हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना को दोबारा से उन्होंने पुनर्संरचित किया या पुनः उन्होंने उसको उसका रचनात्मक उल्लेख किया। ये इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म बॉम्बे एशिया पब्लिक हाउस 1962 में ये प्रकाशित हुआ, इनके विचार केम पानीकर के। अब देखिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कार्टून में जो व्यंग किया गया है। सामाजिक न्याय की बात करते हुए हमें नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात भी नहीं भूलनी चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार वाले अध्याय में। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य इन नीतियों के आधार पर ही, इन निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर ही प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए नीतियां तैयार करता है। दूसरा एक कार्टून और देखिए, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। मेरी बहुत सी पहचान है, मेरी धार्मिक पहचान भी है, मेरी भाषाई पहचान भी है, मेरा रिश्ता अपने पैतृक शहर से है, और फिर मैं एक छात्र भी हूँ। तो मैं ऐसे ये बहुत बड़ा व्यंग किया गया है कि आखिर मैं किस प्रकार से अपनी पहचान को अभिव्यक्त करूं या किस प्रकार से अपनी पहचान को मैं बताऊं। ये हमारे लिए बहुत दुविधापूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी पहचान क्या बतानी चाहिए, हम भारत के निवासी हैं या हम भारतीय हैं और हम एक मानव हैं। इस प्रकार की हमें पहचान बनानी चाहिए हमेशा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने आज आपके साथ चर्चा करी कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है क्या। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन है क्या, जिसमें हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी, सामाजिक न्याय की हमने बात करी, और सबसे बड़ी बात हमने करी विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सम्मान की हमने बात करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको भली भांति समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक दर्शन के इन्हीं आयामों को लेकर के वापस उपस्थित होंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वभौमिक अधिकार के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे संघवाद के बारे में। और विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आप इन सभी वीडियो को पूरी तरह ईमानदारी से यदि आप देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता के साथ राजनीतिक संविधान के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम धर्मनिरपेक्षता के साथ आपके साथ फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।